बाय बाय ब्लैकबर्ड ये एक फेमस नॉवेल है और इसको लिखा है अनीता देसाई ने, है ना। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं गौरव शर्मा हूँ, आपका स्वागत करता हूँ लिटरेटी अड्डा पे। हम बात कर रहे हैं एमपी टेट ग्रेड 1 के विषय में और उसी के अंदर ये टॉपिक आता है बाय बाय ब्लैकबर्ड, जिसको कि अनीता देसाई ने लिखा है। अनीता देसाई की बायोग्राफी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब उनके द्वारा रचित जो नॉवेल है बाय बाय ब्लैकबर्ड, उसके बारे में आज बात कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं। आप जनरली जब जाएंगे यूट्यूब पे तो आप पाएंगे कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक के बारे में है नहीं यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ना होने का कारण ये है कि इसका सिनॉप्सिस यूट्यूब पे या फिर कह सकते हैं गूगल पे अपलोडेड नहीं है। इसका सिनॉप्सिस अवेलेबल नहीं है, इसका प्लॉट प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर नरेशन में, कहानी में बांध के इस घटना को पूरी को इस जो नोवेल में घटित होती है उसको बयां नहीं कर पा रहे हैं ना जो लोग, जो डाटा, जो कंटेंट राइटर होते हैं वो। इसकी वजह से पूरी इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड रहती है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इसमें मैंने जो भी डाटा एकत्र किया है बहुत जगह से सोर्स लगा के इधर उधर से निकाला है और मैं समझता हूँ इतना लंबा लेक्चर अभी तक किसी ने इस पर बनाया नहीं है। ये सबसे लॉन्ग लेक्चर होगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा हर बेसिक माइनर डिटेल देने की जिससे आपको हेल्प हो, है ना। कई बार क्या होता है किसी कैरेक्टर की कुछ खासियत होती है, कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ गुण होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, तो उनसे भी जोड़ के कहीं कोई लाइन आ जाती है। तो यदि आपको पता होगा कि फलाना फलाना कैरेक्टर ऐसा था और उसकी हैबिट्स ऐसी थी, तो जब उससे मैच अगर कोई लाइन बन जाती है तो 4 ऑप्शन दिए तो उसमें से आप कम से कम लगा तो दोगे। इसीलिए मैं पूर्ण प्रयास करता हूँ कि उसको डिटेल्ड करने का, है ना। डिटेल में बात करेंगे हम धीमे 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 धीमे। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम बाय बाय ब्लैकबर्ड की, जिसको अनीता देसाई ने 1971 में लिखा है ना, 1971, याद रखना है। अब इसके हर माइनर पॉइंट पे हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो जब हम किसी नॉवेल को पढ़ रहे हैं तो हमेशा ये पता होना चाहिए कि उस नॉवेल का जॉनरा क्या है। जॉनरा मतलब डोमेन, एरिया, किस एरिया में आता है ना। जैसे पोइट्री है तो जैसे पोएम है तो वो पोइट्री के एरिया में आएगी। जैसे कोई ऐसे है तो वो किस एरिया में आएगा, ऐसे होगा तो उसमें आएगा प्रोज में, है ना। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इनमें भी जॉनरा होती हैं, किनमें, नॉवेल्स में, है ना। जैसे कोई बुलडंग्स रोमन हो गया, कोई कुलस्टंग्स रोमन हो गया, है ना, कोई एपिस्टलरी नोवेल हो गया, है ना, कोई सेंटिमेंटल नोवेल हो गया, है ना। ऐसे कई प्रकार के नोवेल होते हैं। तो उसी प्रकार इस नोवेल का जो जॉनरा है उसको डायस्पोरिक लिटरेचर कहते हैं या फिर पोस्ट कॉलोनियल नोवेल। डायस्पोरा क्या होता है पहले तो आपको वो बता दूं। डायस्पोरा एक टर्म है जो ऐसे व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो स्वदेश को छोड़ के किसी अन्य देश में चले गए हैं किसी काम की तलाश में। फिर जब वे वहाँ रह रहे होते हैं तो उनको एनकरेजमेंट नहीं मिलता, उनका अपना कल्चर नहीं है। जैसे होली दिवाली यहाँ सेलिब्रेट हो रही है वहाँ नहीं हो रही है, तो फिर वो वहाँ कहीं ना कहीं अकेला महसूस, लोनली महसूस करेंगे, है ना। तो ऐसी कुछ थीम्स होती हैं डायस्पोरा में। डायस्पोरा में वही लोग आते हैं जो देश से बाहर रह रहे हैं, जो कल्चर से डिटैच्ड हैं, अपने लोगों से, अपनी नेशनलिटी से डिटैच्ड हैं, और वहाँ गैरों की नज़र से, परायों की नज़र से फिर उनको देखा जाता है उन देशों में, है ना। तो इसको डायस्पोरा का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो ये डायस्पोरिक है। दूसरी बात, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का भाग है। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में ऐसा था कि पहले जो हमारा लिटरेचर हुआ करता था, जैसे इंडिया का जो लिटरेचर था, इंडिया की जो कहानियाँ थी, वो अंग्रेजों ने ही इंडिया की कहानियाँ कहीं, उदाहरण के तौर पे आप काफ़ी राइटर ले सकते हैं। जैसे आप इसी को रडियार्ड किपलिंग को ले लीजिए, है ना। तो उसने एक फेमस नोवेल लिखा जंगल बुक, है ना। तो वो सिवनी से इन्फ्लुएंस्ड है यहाँ से, तो कहीं ना कहीं उसमें प्रेजेंट करने की कोशिश की, हालांकि वो तो बीस्ट फेबल है ना, हालांकि ह्यूमन भी है। तो इसी प्रकार से ये जो पोस्ट कॉलोनियल लेवल है, इसमें जब हमारे ऊपर से राज खत्म हो गया था अंग्रेजों का, तो उसके बाद में हम स्वतंत्र हो गए, है ना। हम अपने हिसाब से रहने लगे, जीने लगे, अपने कह सकते हैं शासनकाल में जी रहे थे। तो उसके बाद में कॉलोनियल का मतलब होता है हमारे ऊपर अंग्रेज राज करके गए, राजाओं के मतलब अंग्रेजों के राज करने के बाद का ये डोमेन है ना। तो उसके बाद में हम लोगों की क्या सोच रही, हम कैसे देखते हैं ना, हमारा पर्सपेक्टिव कैसे हो गया लिटरेचर को देख के, बाहरी वर्ल्ड को देख के, कुछ ऐसी चीज़ों का डिस्कशन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में किया जाता है। अब देखिए,
ये फोकस करता है इमिग्रेंट एक्सपीरियंसेस। इमिग्रेंट मतलब वही लोग जो देश से बाहर चले जाते हैं, वो वहाँ क्या अनुभव कर रहे हैं, है ना। और साथ ही साथ में कल्चरल कन्फ्लिक्ट। कल्चरल कन्फ्लिक्ट ऐसे, सपोज आप मान लीजिए दिवाली है, दिवाली पे हम लोग यहाँ पटाखे चलाते हैं, ठीक है, लेकिन जब वहीं कोई भारतीय व्यक्ति अमेरिका में वो पटाखे चलाने की कोशिश करेगा तो कुछ लोग उसको डिग्रेडेड निगाह से देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, शोर शराबा कर रहा है, प्रदूषण कर रहा है, कुछ ऐसी चीज़, ठीक है। तो कल्चरल का कन्फ्लिक्ट होता है। कल्चर वहाँ वो क्रिश्चियन है, उनके अलग क्रिश्चियन, उनके अलग सिस्टम होंगे, और यहाँ इंडिया में अलग सिस्टम है, कुछ इस प्रकार से। अब इसमें जो ब्लैक वर्ड है, उस ब्लैक वर्ड का एक्यूटली डायरेक्ट संबंध इंडिया से नहीं है। कई यूट्यूबर्स हैं, कई जो टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे वीडियो डाले, उसमें वो उसका डायरेक्ट रिलेशन इंडिया से बता रहे हैं। पहली बात तो इसकी जो मेजर थीम है वो रेसिज्म है ना। जो रेस होती है, रेस कह सकते हैं किसी भी प्रजाति का कोई व्यक्ति, तो कुछ वाइट होते हैं, कुछ नॉन वाइट होते हैं। तो जितने भी लोग जो नॉन वाइट थे, जो कलर में श्वेत नहीं थे, अश्वेत थे, उन सब के प्रति ये लोग क्या है, घृणा भाव से देखते थे, है ना। तो उनको सबको क्या है, ये बाहर करना चाहते थे। ऑल दो पहले इनको इनको पहले लेबर चाहिए होता था, तो बहुत जगह से लोग पहुंच जाते थे, उनसे काम करवाते थे, फिर उसी के बाद में उन्हें घृणित निगाह से देखना, है ना। तो उनके लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए जो नॉन वाइट हुआ करते थे, उनके लिए ये बाय बाय जो ब्लैक वर्ड है ना, ये ब्लैक वर्ड इस्तेमाल किया गया है। लेकिन लोग इसको कई बार डायरेक्ट इंडिया से जोड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। अब इसकी सेटिंग के विषय में बात कर लेते हैं हम। इसकी सेटिंग लंदन में 1960 में, है ना, 1960 के आसपास की सेटिंग है लंदन में। प्राइमरीली एक्सप्लोरिंग बोथ अर्बन लाइफ एंड इंग्लिश कंट्री साइड, है ना, जो शहरी जीवन है और साथ ही साथ जो आसपास के एरिया में जो गांव है ना, कस्बे हैं, वहाँ का जीवन भी इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया गया है ना। अब चूंकि जब हम किसी भी नोवेल को पढ़ने का प्रयास कर रहे होते हैं तो हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए उसके जो मेजर लीड कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में पता होना, क्योंकि यदि क्वेश्चन बनता है तो वो यहीं से बन जाएगा। शुरुआत में अगर बनाना चाहेगा कि इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है, तो आप बता दोगे लंदन में। पूछ लेगा किस ईयर में रखी गई है, तो आप 1960 लगा दोगे, है ना। पूछेगा क्या जॉनरा है इस नॉवल का, तो आप डायस्पोरिक लगा दोगे या पोस्ट कॉलोनियल लगा दोगे। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। या फिर वो पूछ लिया किस वर्ष में पब्लिश हुआ, तो 1971 हमको पता है। अब उसके बारे में हमें और कुछ पता होना चाहिए, तो वो कैरेक्टर और कैरेक्टर स्केचेस कि किसके कौन, मतलब कौन कौन से मेजर कैरेक्टर्स हैं, और फिर यदि वो कैरेक्टर्स हैं तो उनके अंदर स्केचेस क्या क्या है, उनकी क्वालिटीज क्या क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। कैरेक्टर स्केचेस जानने से हमारा ये भला होगा, हमें ये पता चल जाएगा कौन सा कैरेक्टर कैसे स्वभाव का है, क्या उसका कैरेक्टर है, क्या चरित्र है, ठीक है, उसकी आदत है ना, अच्छी बुरी सारी चीजें। कुल मिला के हम गहनता से उसे समझ पाएंगे कि ये किस प्रकार के व्यक्ति है ना। फिर यदि कहीं कोई कोटेशन डायरेक्ट आ गया तो कोटेशन से कई बार हम पढ़ के भी समझ जाते हैं कि ये कैसा स्वभाव मालूम पड़ रहा है, कैसी टोन है इस सेंटेंस की, तो उससे भी कई बार आप अंदाजे से, आइडिया से आंसर लगा सकते हो, है ना। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर बाई कैरेक्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे देव की, हम बात कर रहे हैं देव की, ठीक है। ये सेंट्रल फिगर है इस कहानी का, ठीक है। देव इज द प्रोटागोनिस्ट, हीरो है, हीरो है ना, एंड द इमोशनल कोर ऑफ द नोवेल। इमोशनल कोर है ना, ये बहुत इमोशनल हिस्सा है नोवेल का, नोवेल का इमोशनल हिस्सा है। ही इज सेंसिटिव, बहुत नाजुक है। इंट्रोस्पेक्टिव मतलब बहुत चीजों को सोचता है, गौर से मतलब ऑब्जर्वेट करने की कोशिश करता है चीजों को देख के। एकेडमिकली ओरिएंटेड है ना, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी फिक्स इट। हाँ जी, तो एकेडमिकली ओरिएंटेड है वो, है ना, एकेडमिकली, व्हाट इज हैपनिंग टू दिस। यदि मैं ऐसा करता हूं तो इसकी ये स्लाइड कैमरे में हो सकता है दिख नहीं रही हो जी, ठीक है। तो ये एक स्टूडेंट है, कौन, देव, है ना, पढ़ने के पर्पज से लंदन में आया ये, और इसी के बारे में बात कर रहे हैं अभी। तो सुनिए, देखिए, अब थोड़ा सा इसमें और ऊपर चलते हैं, आगे देखेंगे। ये इंडियन है हु कम्स टू लंदन टू स्टडी इकोनॉमिक्स, है ना, काय के लिए आया, इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, है ना, एट लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। ये भी पूछ सकता है कौन सी जगह वो
इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए है, तो ये स्कूल का नाम है उसका, मतलब ये डिपार्टमेंट है, स्कूल तो उसका नाम है ना, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये भी क्वेश्चन वो बना सकता है यदि वो चाहेगा तो। अब थोड़ा सा इसकी पर्सनैलिटी और डेवलपमेंट के बारे में जान लेते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है, क्या स्वभाव है, क्या थिंकिंग है इसकी, है ना। सुनिए। देख, हम बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट की, ठीक है। देव्स जर्नी इज मार्क्ड बाय हिज एक्यूट अवेयरनेस ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। मतलब जब ये लंदन में आया तो इसने ऑब्जर्व करना शुरू किया, इसका जो एक्यूट, इसका जो तीव्र ऑब्जर्वेशन था ना, सोशल एक्सक्लूजन, है ना, कि कैसे लोग ऑन द बेसिस ऑफ रेसिज्म, रेस के बेस पर लोगों को कैसे एक्सक्लूड कर रहे हैं सोसाइटी से, है ना, है ना, एक्सक्लूड करने की कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं, है ना। अब द लोनलीनेस ऑफ इमिग्रेंट्स लाइफ, है ना, जो इमिग्रेंट्स की जो लाइफ है, किस प्रकार वो सफ़र कर रहे हैं, कैसे रेसिज्म किया जाता है, कैसे उनको अपनी सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे यदि कैफेटेरिया में कुछ लोग बैठे हुए हैं वाइट ओरिजिन के, तो वहाँ फिर जो नॉन वाइट है वो प्रवेश नहीं कर सकते, और यदि वो आ रहे हैं तो उनसे तहजीब के साथ, सम्मान के साथ वो लोग आपस में बात नहीं करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको एक्यूटनेस के साथ देव ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। आगे सुनिए। द कल्चरल शॉक एंड एलिनिएशन ही एक्सपीरियंसेस मेक हिम नॉस्टैल्जिक फॉर इंडिया, है ना। तो यहाँ वो क्या अनुभव करता है, यहाँ वो अनुभव कर रहा है कि किस प्रकार से मेरे देश में सबको समान देखा जाता था, है ना, कलर के बेस पे एक दूसरे से अलग नहीं किया जाता, है ना। कुछ इस प्रकार से ये नॉस्टैल्जिया में खोया हुआ है। नॉस्टैल्जिया कह सकते हैं पास्ट में घटित कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके लिए पॉजिटिव रहा हो, आपके लिए सुखद रहा हो, तो आप उसको सोच सोच के खुशी होते हैं जब आपके पास प्रेजेंट में कुछ अच्छा पॉजिटिव नहीं होता है, तो है ना। तो ये उसको सोच रहा है ना, तीव्रता के साथ सोच रहा है उसके विषय में। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये रेस के ऊपर सोच रहा है कि हमारे देश में रेस के बेस पे किसी को ऐसे डिग्रेड फील नहीं कराया जाता है ना, अलोन फील नहीं कराया जाता है। लेकिन यदि आप वहीं देखेंगे तो इंडिया में भी तो एक सिस्टम प्रिवेल कर रहा था, वो है कास्ट सिस्टम। तो कास्ट के बेस पे जब इस नोवेल को लिखा गया, उस वक्त तक बहुत ही प्रभावी था कास्टिज्म इन इंडिया में, है ना। इंडिया में कास्टिज्म बहुत ज़्यादा प्रभावी था जब ये नोवेल लिखा गया था। तो उससे संबंधित कोई बात ऑथर ने इसमें करी नहीं है, क्योंकि वो भी एक अभिन्न हिस्सा है, वहां भी तो होता है ना एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन। आइए साहब सुनिए। ही स्ट्रगल्स विद अडेप्टिंग टू इम्पर्सनल अर्बन लाइफ where neighbors keep to themselves and city feels empty and silent। वही वाली बात, हम लोग जो हैं, हम भारतीय जो हैं, अब तो चूंकि कंडीशन क्रिटिकल हो गई है, कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। लेकिन जब ये नॉवल लिखी जा रही थी उस वक्त तक हालत ये थी कि हमारे देश में, गांव में चूंकि अभी भी ऐसा ही होता है कि लोग, ऐसा नहीं है कि अपने घरों में घुसे रहें, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। अब यहाँ सिटियों में तो ये हालत हो गई कि यहाँ यही नहीं पता होता है कि हमारे साइड में कौन रहता है, तो जबकि गांव में सबका आदान प्रदान रहता है, चीज़ों का आपस में मिलना जुलना रहता है, फंक्शंस में आपस में एक दूसरे को बुलाते रहते हैं। तो वो वही कह रहा है, जो उसने फील किया होगा अपने देश में, लोग कितने मिलनसार थे, आपस में बात करते थे, है ना, आपस में कांटेक्ट में रहते थे। लेकिन वहीं जब ये देख रहा है तो यहाँ लोगों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, और बिल्कुल अपने घरों में घुसे हुए हैं, और सिटी ऐसा लग रहा है जैसे खाली है ना, चुप सी है, कोई है ही नहीं। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि इसकी क्या मतलब मनोदशा है, ये क्या समझ रहा है, क्या चीजें इसके सामने आ रही हैं। अब थोड़ा इसका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव देख लीजिए क्या है ना। क्रिटिकल कह सकते हैं, ये एक तरह से इसकी विचार धारणा कि इस पे अब ये क्या विचार धारणा लगा रहा है ना, इसका इसका मतभेद क्या है ना, मत क्या है इसका, मतभेद नहीं, सॉरी। सुनिए क्रिटिकल पर्सपेक्टिव देव का। देव इज डिसमेड बाय द शेपीनेस ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स इन इंग्लैंड। देखिए,
ये इस बात से दुखी है कि ये जो लोग है ना, ये जो लोग जो बाहर से आए हुए हैं यहाँ रह रहे हैं, चूंकि ये इंडियन है तो ये अपने लोगों के बारे में बात कर रहा है कि ये जो लोग बाहर से आए हैं यहाँ रह रहे हैं, इन लोगों को बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है। और ये लोग ऐसे छुपते छुपाते हैं अंग्रेजों से, ऐसे डिग्रेडेड फील कर रहे हैं, इनको अपने सम्मान की बिल्कुल परवाह नहीं है ना। तो कुल मिला के इसको देख के उसे दुख होता है, वो है ना, उसको अच्छा नहीं लग रहा कि ये क्या हालत बना रखी है। ही व्यूज देयर लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिटिकली, विचार करता है कि इन लोगों ने कैसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को औरों के पैरों तले रोन दिया, है ना, इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। पर्टिकुलरली इन हाउ दे साइलेंटली एंड्यूर रेसिज्म, कैसे तो वो रेसिज्म फेस कर रहे हैं, और मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, वो अलग है ना कहीं उनको नीचा दिखाया जा रहा है, उनको वीक दिखाया जा रहा है, उनको रेस के आधार पर उन्हें अलग किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई फंक्शन हो रहा है तो उसमें इंडियंस को अलग भेजा जाएगा, है ना, इंडियंस को, या फिर कह सकते हैं जो नॉन वाइट कम्युनिटी के लोग हैं उनको अलग रखा जाएगा, और जो वाइट कम्युनिटी है उनको अलग अलग रखा जाएगा। इसके बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे साउथ अफ्रीका में, है ना, जब वो कह सकते हैं जब स्वतंत्र नहीं हुआ था, है ना, तो लॉन्ग बैक टू फ्रीडम जो वर्क है नेल्सन मंडेला का, उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो उन्हीं से संबंधित विषयों पर अभी ऑथर यहाँ बात कर रही हैं, ठीक है, सुनिए। Despite his initial resolve Despite his initial resolve to leave, शुरुआत में वो सोचता है क्या ही करूंगा मैं, यहाँ तो स्थिति बहुत गंभीर है, मुझे ये छोड़ के चला जाना चाहिए। Dave gradually softens and accepts the complexity of integration, ठीक है। शुरुआत में वो कहता है मैं यहाँ रह के करूंगा क्या, और लोगों को देख के ऑब्जर्व करके कि इन लोगों ने अपनी क्या हालत बना ली है, मुझे यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब कुछ दिन तक रहता है तो कहीं ना कहीं वो भी कंफर्टेबल हो जाता है, वो भी सोचने लगता है कि क्या ही करूंगा, यहाँ से मेरी एजुकेशन अच्छी रहेगी, देश चला जाऊंगा वापस तो कुछ नहीं हो पाएगा, यहाँ तक जो आया पूरी मेहनत जाएगी, कुछ इस प्रकार से इसका सोचना रहता है, ये उसकी अवधारणा होती है ना। तो फिर ये कहीं ना कहीं प्रयास करने लगता है समन्वय बिठाने का अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों की सोसाइटी में। एट द एंड ही चूजेस टू रिमेन इन लंदन, अंत में ये फैसला करता है कि हाँ मैं यहीं रहूंगा, और वो रह भी जाता है। एम्बडिंग द एम्बिग्विटी ऑफ इमिग्रेंट एडेप्टेशन, है ना, एक्सेप्ट कर लेता है। टॉर्न बिटवीन नॉस्टैल्जिया एंड द अल्यूर ऑफ फॉरेन लैंड, एक और तो ये सोच रहा है कि मेरा देश ऐसा, मेरा देश ऐसा, मेरा देश वैसा, मेरे देश के लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये जो अंग्रेज लैंड है, ये जो धरती है ना विदेशी, ये इसको लुभा रही है, कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रही है। तो फिर ये दोनों के बीच में फंस के लंदन में अंत में रह जाता है। ये तो हमने पूरी तरह से ऑपरेशन कर लिया देव के कैरेक्टर स्केच का, है ना। अब हम चल रहे हैं आगे, अब हम बात कर लेते हैं आदित्य सेन की। हम बात कर रहे हैं आदित्य सेन की, है ना। आइए सर। आदित्य इज देव्स ओल्डर फ्रेंड, ये इसका पुराना दोस्त है, किसका, देव का। कौन, आदित्य, आदित्य सेन, है ना। अ बंगाली हु हैज स्पेंड सेवरल ईयर्स इन इंग्लैंड, काफी समय से ये इंग्लैंड में रह रहा है। अपीयर्स वेल सेटल्ड विद अ गुड जॉब, है ना, अच्छी नौकरी है, इसने शादी भी कर ली है यहीं पे, और उसकी एक अंग्रेज वाइफ है जिसका नाम सारा है, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने दे दी। अब इसकी थोड़ी सी पर्सनैलिटी और डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। आइए सर, देखिए हम बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी और डेवलपमेंट की, इसकी, आदित्य की। आदित्य बिगिंस एज एन एंग्लोफाइल, एंग्लोफाइल का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अंग्रेजों से प्रेम करे, अंग्रेजों की तरफ अट्रैक्ट हो। कुल मिला के जो अंग्रेज कल्चर है, जो अंग्रेजों का पहनावा है ना, अंग्रेज कैसे बात करते हैं, कैसे रहते हैं, वो सारी चीज़ें जो किसी व्यक्ति को जब अट्रैक्ट करे ना इस प्रकार से उनकी चीज़ों के प्रति, तो उसको एंग्लोफाइल कहा जाता है ना। तो ये एंग्लोफाइल व्यक्ति है।
इसके लिए इसको मतलब ये अपनी निगाह में अंग्रेजों को अच्छा बेस्ट पाता है। एनेमर्ड बाय द मटेरियल प्रॉस्पेरिटी एंड द सोशल फ्रीडम्स ऑफर्ड बाय इंग्लैंड। ये खुश है इस बात से कि यहाँ कितनी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है, यहाँ कह सकते हैं जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जैसे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस रही है वहाँ पे, है ना, कार वार वगैरह, अच्छा घर वर, अच्छी लग्जरी में रह रहे हैं, चीज़ें बहुत एडवांस हैं इंडिया की तुलना में, है ना। और साथ ही साथ में यहाँ सोशल फ्रीडम है, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। जैसे हमारी सोसाइटी में आप कोई भी उल्टे सीधे कृत्य नहीं कर सकते हो रोड पर, लेकिन वहाँ कर सकते हो। या और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिनके विषय में ऑथर बात कर रही होंगी, है ना। However, beneath his settled exterior, he is haunted by homesickness and the inability to fully shed his Indian identity। सुनिए, भले ही वो अट्रैक्टेड है ना, अंग्रेजों के कल्चर से, अंग्रेजों की भाषा से, है ना, उनके रहन सहन से, लेकिन 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 कहीं ना कहीं अंदर से उसको होम सिकनेस प्रभावित करती है। होम सिकनेस कह सकते हैं यदि कोई व्यक्ति अपने घर के लिए मरा जा रहा है कि मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर की याद आ रही है ना, तो इस प्रकार की चीज़ को हम होम सिक कहते हैं, है ना, होम सिकनेस। इसका एक फेमस कह सकते हैं उदाहरण है, वो है अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर। फ्रॉम कश्मीर एक ऑथर हैं, कश्मीरी, यूएसए में रहते हैं, आगा साइद अली। इनके द्वारा रचित है ना। मैंने थोड़ा सा यही इसी थीम के साथ ये वर्क डील करता है, होम सिकनेस की, पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, आगा साइद अली का, है ना। मैंने आपको बता दिया है, इन्फॉर्मेशन अच्छी रहती है, काम ही आएगी कहीं। एंड द इनएबिलिटी टू फुली शेड हिज इंडियन आइडेंटिटी, है ना, तो कहीं ना कहीं वो खुद को अकेला पा रहा है, खुद की आइडेंटिटी को दबा रहा है दूसरों की आइडेंटिटी एक्सेप्ट करने के लिए। आगे सुनिए। एज द नरेटिव प्रोग्रेसिव, जैसे कि कहानी आगे बढ़ती है, आदित्य ग्रोस इंक्रीजिंगली डिससेटिस्फाइड, है ना, रेसिज्म एंड द फीलिंग ऑफ परपेचुअल आउटसाइडर स्टेटस एरोड हिज एडमिरेशन फॉर इंग्लैंड, है ना। कुल मिला के भले ही वो अंग्रेज प्रेमी रहा हो, लेकिन उसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी कि वो जब से आया तब से लेके अभी तक एक आउटसाइडर है, उसको पूरी तरह से अंग्रेज सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, भले ही वो कितना भी पसंद कर रहा हो, है ना, है ना। तो ये स्थिति है। अब यही सारी चीज़ें हैं उसके लिए जो एडमिरेशन उसका जो था ना इंग्लैंड के लिए, वो उसको मिटा दी थी कि उसको अब ये कि भाड़ में जाए इंग्लैंड, मैं अपने देश जाऊंगा, अपने गांव जाऊंगा, ऐसा कुछ, है ना। तो फिर आउटसाइडर का आउटसाइडर रहा, है ना, रेसिज्म की वजह से, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो उसको अफेक्ट कर रही थी। तो अंत में उसे ऐसा लगता है कि अब मुझे मेरे देश लौट जाना चाहिए, है ना। अल्टीमेटली ही डिसाइड्स टू रिटर्न टू इंडिया, है ना, he decides to return to India, believing that true belonging can only be found in his homeland, and asks Sarah to accompany him, है ना। सारा उसकी अंग्रेज वाइफ थी, तो उससे कहता है कि शायद मुझे शांति मेरा देश ही दे सकता है, तो वो सारा को ऑफर करता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। तो ये हमने कैरेक्टर स्केच डिस्कस कर लिया आदित्य सेन का। अगला जो मेजर कैरेक्टर है वो है, सॉरी इसका भी ये थोड़ा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इसका और रहेगा, इसको और देख ही लेते हैं, है ना। होल्ड ऑन, देखिए आदित्य ट्रांसफॉर्मेशन, आदित्य ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एसिमिलेशन टू नॉस्टैल्जिक रिजेक्शन explores the limit of cultural integration and emotional cost of migration। आदित्य जब शुरू में गया था ना, आदित्य सेन, तो शुरुआत में उसने अपना नॉस्टैल्जिया वगैरह वगैरह सब कुछ दाव पे लगा दिया था, है ना। उसको नहीं पड़ी थी, अपने इमोशन की भी नहीं पड़ी थी, उसने अदर कल्चर के लिए अपनी सारी चीज़ों को दाव पे लगा दिया। अपना उसका जो नॉस्टैल्जिया था ना, उसको रिजेक्ट कर दिया उसने, है ना। और उसने अपनी लिमिट्स को, है ना, एक्सप्लोर द लिमिट्स ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन, उसने अपनी लिमिट्स को एक्सप्लोर किया। कल्चरल इंटीग्रेशन
इंट्रीगेशन और इमोशनल कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन की बदौलत, है ना। अब आगे सुनिए इसमें, हिज डिसीजन इम्पैक्ट्स नॉट ओनली हिज ऑन फ्यूचर बट द साइकी ऑफ हिज इंग्लिश वाइफ सारा। इसकी वजह से उसकी जो वाइफ थी सारा, उसको भी कह सकते हैं कि ये सारा कुछ भोगना पड़ा। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, उदाहरण के तौर पे ये जो लड़की है सारा, ये अंग्रेज है, ठीक है, ये अंग्रेज है, इसने एक नॉन वाइट व्यक्ति से शादी करी जो गोरा नहीं है ना। तो उसकी वजह से इसकी सोसाइटी वाले इसे कर्ज करने लगे कि तुमने कैसे शादी कर ली, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, क्योंकि ये तो जो नॉन वाइट पीपल थे उनको इन्फीरियर समझते थे, कमजोर समझते थे, है ना। तो कुछ ऐसा है, तो कह सकते हैं कि उसने ना तो केवल अपनी लंका लगाई, साथ में सारा की भी लंका लगाई, ठीक है। चलो अगला जो कैरेक्टर है वो है सारा का। हम सारा के बारे में बात कर रहे हैं। आइए साहब, सारा का रोल देखिए क्या है नोवेल में। सारा इज आदित्य इंग्लिश वाइफ, है ना, आदित्य की वाइफ है। caught in an existential dilemma between her native English roots and her adopted Indian ties, है ना। वो फंस चुकी है ना। एक और वो अंग्रेज है तो उसके अपने कल्चर वल्चर है, वहीं दूसरी और उसका जो हस्बैंड है उसके दूसरे कल्चर है। अब वो इस कदर फंस चुकी है कि अब वो करे तो करे क्या, अपने को फॉलो करे या आदित्य को फॉलो करे, और उसके चक्कर में वो एक को भी ढंग से फॉलो नहीं कर पा रही। ये वही वाली बात हो गई जब कई बार लोग इंटर रिलीजन में शादी कर लेते हैं, जैसे एक मुस्लिम है दूसरा हिंदू है ना। अब हिंदू मुस्लिम में गया तो फिर उसके गॉड और सामने वाले के गॉड दोनों को साथ लेके कैसे चलेगा, है ना। तो कई बार एक की इंटेंसिटी कम होती है, दूसरे की ज़्यादा होती है। यदि अपने की कम होती है, दूसरे की ज़्यादा हो रही, तो उसको ऐसा लगेगा मेरे रिलीजन का क्या, मेरे कल्चर का क्या, है ना, मेरी पूजा का क्या। तो ऐसा है, बिल्कुल उसी तरह से ये फंस चुकी है दो कल्चर्स के बीच में। पहला इसका खुद का कल्चर इंग्लिश कल्चर, दूसरा इंडियन कल्चर जो आदित्य का, ठीक है, बंगाली कल्चर। अब थोड़ा इसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। आइए सर, हम बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी साहब नहीं, यस जी। हर आइडेंटिटी क्राइसिस डीपन्स एज हर मैरिज प्लेसेस हर इन अ स्टेट ऑफ कल्चरल लिम्बो। कल्चरल लिम्बो कैसे, ये लिम्बो एक साइकोलॉजिकल टर्म है। वो कहते हैं ना तो घर के रहे ना घाट के, मतलब बीच में लटक गए। तो ना तो ये इंडियन कल्चर की रही ना ये इंग्लिश कल्चर की रही, है ना, तो बीच में आ गई। सारा फेसेस हॉस्टिलिटी फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से इसको लोग क्रिटिसाइज करने लगे, प्रेशराइज करने लगे। हर ऑन फैमिली एंड इंग्लिश सोसाइटी रिडिक्यूल हर, उसको नीचे दिखाने लगे, है ना, खुद के कह सकते हैं सोसाइटी उसे नीचे दिखाने लगी। फॉर मैरिंग एन इंडियन, एक भारतीय से शादी करने की वजह से। शी फाइंड्स इट डिफिकल्ट, है ना, शी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू कनेक्ट इमोशनली विद आदित्य इंडियन बैकग्राउंड, है ना। उसके लिए डिफिकल्ट हो गया कि उसका खुद का कल्चर उससे छूट गया, उसके हाथों से निकल रहा है, उसके खुद के लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ था। अब हर अपरूटेडनेस इज ए सेंट्रल मोटिव, है ना। अपरूटेडनेस मतलब इसकी खुद की जो रूट थी ना इसके कल्चरल से, तो वो अपरूटेड हो चुकी थी, वो मतलब इसकी रूट टूट चुकी थी, तो इसकी सेंट्रल मोटिव थी नहीं। शी फील्स एलिनिएटेड, वो अकेला महसूस करती है ना। समवॉट एक्साइल इन हर ओन कंट्री, मतलब अपने ही देश में वो खुद को एक्साइल महसूस करती है, ऐसा महसूस करती है मुझे मेरे देश से निकाल दिया है, क्योंकि वो अपने कल्चर को फॉलो नहीं कर पा रही, अपने तौर और तरीकों से नहीं रह रही है, ऐसा, है ना। हर विलिंगनेस, उसकी इच्छाएं, टू अकम्पनी आदित्य टू इंडिया, भारत के लिए आदित्य के साथ आना, स्पेशली व्हेन शी इज एक्सपेक्टिंग ए चाइल्ड, विशेषकर तब जब वो एक बच्चे के लिए उम्मीद कर रही थी। सिग्निफाइज हर एफर्ट टू फाइंड अ न्यू सेंस ऑफ बिलोंगिंग,
तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से तैयार हो रही है एक नया कल्चर एक नई सोसाइटी को एक्सेप्ट करने के लिए, है ना। थ्रू फुल एजिमुलेशन रिमेन एल्यूसिव, है ना, वो अलग बात है कि पूर्णतः उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा तो रहेगा ना कि मतलब ऐसा तो रहेगा कि खलस रह जाएगी कि मतलब मेरा कल्चर मुझसे छूट गया, ऐसा कुछ। ठीक है, अब इसका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव थोड़ा सा आप देख लीजिए। आइए सर, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव सारा का है ना। सारा's trajectory is steeped in psychological realism, है ना। वो फंसी हुई है साइकोलॉजिकल, मतलब उसकी साइकोलॉजी में, सोच में, थॉट प्रोसेस में कैसे उलझी हुई है कि मैं क्या करूं, ना तो अपने को एक्सेप्ट कर पा रही हूं, है ना दूसरे के साथ रिटेन कर पा रही हूं। हर स्ट्रगल टू रिकॉन्सिल लव, है ना, उसका जो एफर्ट है वो अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए। लॉस ऑफ ओल्ड आइडेंटिटी, वो खुद की पहचान है उसे खो चुकी है कि वो इंग्लिश लेडी है, इंग्लिश फैमिली से आती है ना, इंग्लैंड से। मैराइटल कमिटमेंट हाईलाइट्स द पर्सनल कॉस्ट ऑफ क्रॉस कल्चरल रिलेशनशिप एंड द सर्च फॉर सेल्फ। समझ आया कि कोई भी लेडी अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए किस हद तक कीमत चुकाती है, कि उसका कल्चर उससे छूट रहा है, है ना, उसका रिलीजन उससे छूट रहा है। तो ऐसी चीज़ों में कई बार लोग द्वंद्व में फंस जाते हैं, जब पहले बिना सोचे शादी कर लेते हैं तब। ये जो दोनों कैरेक्टर है ना, आदित्य सेन और साथ में सारा ही है ना, हाँ, ये दोनों कैरेक्टर कहीं ना कहीं अनीता देसाई के माता पिता से प्रेरित हैं, क्योंकि पिताजी बंगाली थे, ठीक है, माता जर्मनी की ठहरी, टोनी नाइम, है ना। तो ऐसा उनने जरूर अपने घर में ऐसा फेस किया हुआ, उन्हें नोटिस किया हुआ कि जब पिताजी उनके जर्मनी में रहे थे तो वो कैसे एलिनेट फील करते थे अपनी कंट्री के लिए, वहीं माँ जब इंडिया में आ गई तो वो अपने देश के लिए कैसे एलिनेट फील करती होंगी। तो कुल मिला के कहते हैं ना कि जीवन से सारी कहानियां उठती हैं, तो वहीं से इन्फ्लुएंस ये दोनों कैरेक्टर हैं, है ना। चलिए अब थोड़ा माइनर कैरेक्टर्स के विषय में बात और कर लेते हैं। माइनर कैरेक्टर्स, है ना। चलिए, माला जसवीर, है ना, एन इंडियन पंजाबी इमिग्रेंट कपल, पार्ट ऑफ द सेम सोशल सर्किल। माला इज डिस्क्राइब्ड एज अ गुड सॉलिड सपोर्टिव वाइफ, है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि माला और जसवीर कहाँ से थे, है ना, और वहाँ 4 ऑप्शन लगा दे सामने वाला आपके सामने, है ना। बोले कलकत्ता से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, आगे एक और लगा दे पंजाब से। समझ आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। दूसरी बात, ये कहाँ से बिलोंग करते थे, है ना, कहाँ रहते थे ये, तो आप ये भी बता सकते हैं कि ये लंदन से ही कनेक्टेड थे, है ना। इंडिया के एक्सपेक्ट्रिएट थे, एक्सपेक्ट्रिएट मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो अपने नेटिव कंट्री को छोड़ के कहीं और रहने गया, ठीक है। तो थोड़ा ये माला जसवीर के विषय में हो गया। अब मिस मोफट कौन थी, जान लीजिए इनके बारे में भी। ये लैंड लेडी थी विद अ डेवलप्ड इंटरेस्ट इन इंडियन कल्चर। ये लैंड लेडी थी, मालकिन थी, मकान मालकिन, और ये इंडियंस के नज़दीक केवल इसलिए जाती थी क्योंकि कहीं ना कहीं इनको इंडियन कल्चर्स में इंटरेस्ट था, है ना, और साथ ही साथ में लिटरेचर से इनका फैसिनेशन था, इनको इंडियन लिटरेचर बहुत पसंद था। किसको? मिस मोफट, जो लैंड लेडी थी, रिप्रेजेंटिंग द इंग्लिश फैसिनेशन एंड समटाइम्स सुपरफिशियल एंगेजमेंट विद द एक्सोटिक ईस्ट, है ना। हम लोगों के साथ कहीं ना कहीं ये मतलब दिखाने के लिए ऐसा बहुत जुड़ाव है, ऐसा। ये तो मिस मोफट के बारे में डिस्क्रिप्शन हो गया, और माला जसवीर के बारे में भी हमने बात कर ली है। अब हम और आगे चल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जूलिया एंड क्रिस्टीन की, ठीक है। ये माइनर कैरेक्टर्स हैं, ज़्यादा इनके डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें उतना ही पता होना चाहिए जहां तक पूछने की संभावना बने। सुनिए, जूलिया एंड क्रिस्टीन, है ना। सुनिए, सारास इंग्लिश फ्रेंड्स, है ना, ये सारा की अंग्रेज मित्र थी, कलीग भी थी,
हु रिडिक्यूल हर मैरिज टू एन इंडियन, एम्फेसाइजिंग द रेशियल एंड कल्चरल प्रेजुडिस ऑफ इंग्लिश सोसाइटी। प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है? प्रेजुडिस का मतलब होता है पूर्वानुमान। ओके, किसी व्यक्ति के लिए, जैसे आपने, जैसे कोई कह सकते हैं कोई गांव से आया है तो आप उसका पूर्वानुमान लगाएंगे ये तो अनपढ़ होगा, इसको तो कुछ आता ही नहीं होगा, इसको तो अंग्रेजी भी नहीं आती होगी, पढ़ने में भी ठीक नहीं होगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार ये जो अंग्रेज लोग हैं ये किसी भी इंडियन के लिए पूर्वानुमान लगा रहे हैं कि ये इंडियन है तो वीक ही होंगे, कुछ आता जाता नहीं होगा, रहने का ढंग नहीं होगा, पहनने का ढंग नहीं होगा, बोलने का ढंग नहीं होगा। तो कुछ इसी प्रकार से ये प्रेजुडिस से कहीं ना कहीं, मतलब उसमें प्रेजुडिस में फंसे हुए, ये प्रेजुडिस से सबको प्रेजुडिस की निगाह से देखते हैं ना। तो ये जूलिया क्रिस्टीन की बात हो गई। पूछ सकता है हाउ जूलिया इज एसोसिएटेड टू सारा, नीचे लिख देगा उसकी आंट, उसकी सिस्टर, उसकी फ्रेंड, है ना, या उसकी मामी, कुछ भी लिख सकता है ना, सिस्टर इन लॉ लिख देगा, कुछ भी लिख देगा। तो ऐसे ऑप्शन बना सकता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम। सुनिए, इसमें कुछ पंजाबी लेडीज भी होती हैं, जैसे माला, बाला, रत्न, है ना। दीज कैरेक्टर्स एड टेक्सचर representing a community that clusters in exile for emotional support। मतलब वही वाली बात, जैसे इंडिया में कहीं कोई घटना घटित हो जाए तो इधर उधर की लेडीज सब इकट्ठा होकर आपस में मेंटली सपोर्ट देती हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। तो ये उसी प्रकार के प्राणी हैं फॉरेन कंट्री में ना, मतलब तुरंत इकट्ठे हो जाते हैं इमोशनल सपोर्ट देने के लिए। अब चूंकि अब वहाँ गिने चुने लोग होंगे भारतीय, तो सपोर्ट देने के लिए पहुंच जाते हैं ना, तो ये उनको कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करते हैं, है ना। अब रेयरली डेमोन्स्ट्रेट डीप स्पिरिचुअल रिचनेस, है ना। डीप स्पिरिचुअल रिचनेस ये बहुत कम, ना के बराबर इसमें दिखाते हैं। बस ये वही वाली दिखाने वाली बात बाहर बाहर से कि हम तो अपने अपने इमोशनल सपोर्ट, ऐसा कुछ। तो सुनिए साहब कि यहाँ तक हमने बात कर ली कैरेक्टर स्केचेस की, है ना, मेजर कैरेक्टर्स, माइनर कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स किस कदर आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे जब आप क्वेश्चन में उधर बैठेंगे, जब आप एग्जाम में, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा तब आप समझ पाएंगे। बहुत बहुत आभार मेरे साथ बने रहने के लिए। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।